नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। राहुल गांधी ने संकल्प लिया है भारत जोड़ने का और विरोधी कह रहे हैं कि वो तो दरअसल कांग्रेस पार्टी को जोड़ ले पहले। तो ऐसे में राहुल गांधी के संकल्प को और मजबूत करने के लिए और साथ ही विरोधियों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जवानों और किसानों के नेता सचिन पायलट जी हैं। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके वक्त के लिए आभार। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी और भारत जब से यात्रा शुरू हुई तब से कितना मजबूत हुआ? देखिए, यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसका उद्देश्य था कि देश में जो आज हालात पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं समाज के अंदर, देश के अंदर एक घृणा का, द्वेष का, हिंसा का, टकराव का माहौल था और जो ज्वलंत मुद्दे थे उन पर सरकार की निगाह नहीं थी, देश भी थोड़ा भटक रहा था। तो राहुल जी ने एक मुहिम छेड़ी थी यात्रा के माध्यम से, प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर चलना, लगातार 3500 किलोमीटर चलना। तो अपने आप में दिखाता है कि धरातल पर उतरकर आम जनता से मिलकर उनकी सुने और जो एक देश के सामने चुनौतियां हैं उसका सामना करने की ताकत जो देश के अंदर है उसको उजागर करने का, और लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय, इन बातों से अलग हटकर एकता और एकजुटता की, प्यार मोहब्बत की बात को करना। मुझे लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है और तभी जो विरोधी हैं वो सब बड़े विचलित हैं और बड़े परेशान हैं कि इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है। और यात्रा का उद्देश्य कोई वोट हासिल करने का नहीं है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि देश में तमाम जो ताकतें हैं, जो जमहूरियत को बनाए रखे हुए हैं, जो जनता का जो इकबाल और विश्वास है प्रजातंत्र के अंदर, उसको बनाए रखें, उन ताकतों को मजबूत करने का उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है? कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है यात्रा के बाद स्वतः ही मजबूत होने की ओर बढ़ रही है और ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस संदेश को हम कैसे अपने अपने राज्यों में लेकर जाएं और कैसे उसका आने वाले समय में उसका लाभ हम ले सकें। लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य था वो चुनाव जीतना नहीं है। यात्रा उद्देश्य ये है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो एक संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो एक मुहिम चली हुई है उस पर रोक लगाने का था। उस संदर्भ में मैं समझता हूँ कामयाब रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता इसका यात्रा के बाद क्या लाभ उठाते हैं वो हम सब पर निर्भर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था जाति और धर्म का। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि धर्म और जाति के सांप्रदायिक होने के आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं। दरअसल इसकी बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने रखी। वो अक्सर एग्जाम्पल देते हैं शाहबानो केस का, वो एग्जाम्पल देते हैं राम मंदिर को लेकर जिस तरह की तकरीर या दलीलें दी गई। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेकर आती है। तो भाजपा का एजेंडा क्या है सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है हम सब जानते हैं। और पिछले 70-75 सालों में लोगों ने देखा है कि लोग कहते क्या और करते क्या हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो जीएसटी का विरोध करती थी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का विरोध करती थी, वो लिबरलाइजेशन का विरोध करती थी, वो अमेरिका के साथ समझौते का विरोध करती थी, वो इकोनॉमिक जो हमने खुलापन रिफॉर्म्स किए उसका विरोध करती थी, स्वदेशी जागरण मंच और तमाम इश्यूज़ थे। अब जब सत्ता में आ गए हैं तो वो जीएसटी को कहते हैं हम इसको लागू करेंगे, एफडीआई इन डिफेंस और देश में उस, तो नीतियां बदलना सत्ता के साथ वो गलत है। हमारा ध्येय ये है कि एक ओपन माइंडेड नौजवान देश को दिशा चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए, लेकिन जो डिवाइड करने वाले इश्यूज़ हैं उस पर राजनीति अगर हम करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम जस्टिस कर रहे हैं इस नौजवान देश के साथ। आपने जो मुद्दे उठाए वो दरअसल देश की इकोनॉमी से जुड़े, देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था से। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता ए के एंटनी साहब, सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी के, उनकी एक रिपोर्ट काफ़ी सुर्खियों में रही बीते दिनों में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व पर आना होगा। उन्होंने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व से नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होता है। फिर आप जैसा युवा नेता, जो जवानों और किसानों का नेता है, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं वो कैसे दिखता है? देखिए, पॉलिटिकल रियलिटी देश में जो है उसको शायद एंटनी साहब ने उसका जिक्र किया होगा। मैंने रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं उसको मानता हूँ कि देश में सब जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये अनूठा एक उदाहरण है यहाँ पर हर धर्म, हर बैकग्राउंड के लोग रहकर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता हमने बनाया हुआ है। लेकिन हम लोगों को, जनता को देखना चाहिए नागरिक की हैसियत से, ना कि उसकी भाषा क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी धर्म बिरादरी क्या है। ये एक संविधान में लिखा हुआ है, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनावों में जीत नहीं पाई है, 2 लोकसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीती भी थी, 2004 और 2009 का। हम 14-19 में हारे हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आने वाले हर समय में भाजपा जीतेगी, कांग्रेस हारेगी।
लेकिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये इश्यूज़ मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। उनको तो अवसर चाहिए, रोज़गार चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने के लिए उनको एक वातावरण चाहिए। वो नेताओं को और नीति निर्धारकों को करना चाहिए, चाहे पार्टी किसी सरकार की पार्टी हो। जब से ये ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, एक सवाल उठा बार बार सचिन जी कि बीजेपी का हिंदुत्व और कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व ये किस तरह से अलग है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस सवाल के जवाब में। और दूसरा, राहुल गांधी की भी इमेजेस आई उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, हमने उन्हें भगवा में भी देखा। ये स्पष्ट करते हुए जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि भगवा पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, हमने उन्हें टीका लगाए देखा, तिलक लगाए देखा, उन्होंने कौरवों का जिक्र किया, उन्होंने पांडवों का जिक्र किया, जिसका पॉलिटिकल पंडित से बहुत मायने निकाले। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? कोई पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई व्रत रखता है या कोई मंदिर में जाता है, ये इतना बड़ा इशू है ही नहीं। इशू तो ये है कि आज देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है। इशू सबसे बड़ा ये है कि आज तमाम जो हमारे आर्थिक इंडिकेटर्स हैं वो सब बहुत नीचे आ चुके हैं। चुनौती ये है कि आज हमारे देश में ऐसी स्कीम लगाई गई जो सैनिकों की भर्ती को बिल्कुल चेंज कर रही है, अग्निवीर वाली स्कीम। हमारे देश में नोटबंदी करी गई, हमारे देश में छोटा व्यापारी जो है उसकी कमर टूट गई है, हमारे देश में 3 काले कानून लाए गए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आने वाले समय में हम लोग जो वादा करते थे, बीजेपी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कितने किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? बात ये नहीं है कि मैंने किस रंग का चोला पहन रखा है, बात यह है कि मैं अपनी कलम से नौजवानों के भविष्य को कैसे तय करता हूँ। और यही एक गवर्नेंस होनी चाहिए, ये एक रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप सवाल पूछो तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आपको महंगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का क्यों बिक रहा है, तो वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, लेकिन रूलिंग पार्टी को अगर चर्चा ही नहीं करनी, उनको सिर्फ इन्हीं मुद्दों में लोगों को भटकाना है, तो फिर जनता अपने आप जज करेगी अगले चुनाव में क्या होगा। ठीक है, आप राहुल गांधी को आप उनके साथ लंबे अरसे से रहे हैं। अभी आपने कहा था देश बिखर रहा है, एक बिखरने वाला सांकेतिक तौर पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देश एकजुट है और देश बहुत मजबूत है, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इमोशनल, जज्बाती और गैर राजनीतिक मुद्दों को रेखांकित कर रही हैं। वो ऐसी ताकतें हैं जो मॉब लिंचिंग हो, घृणा का वातावरण हो, एक हिंसा का वातावरण हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है, दबाव की राजनीति की जा रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये तीनों स्तंभ होते हैं। अगर ये फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो उस संदर्भ में हमने कहा, बाकी हमारा देश तो इतना मजबूत है, कोई बाहर का व्यक्ति आंख उठा के देख ले, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर जो इंटरनल हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें जवाबदेही तय करने के लिए इस प्रकार की यात्रा बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, माई पॉइंट वॉज इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली कि जो पोलराइजेशन की बात की जाती है, जो बंटवारे की बात की जाती है, आपको लगता है ये जो मौजूदा सियासत है जिसमें सर्टेन ताकतों की बात आप कर रहे हैं, उसमें सोल्यूशन राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही सोल्यूशन क्यों? कभी राहुल जी ने ऐसा कहा ही नहीं कि मेरे पास सब सवालों के जवाब हैं, आने वाले समय में मैं सबको निराकरण कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की बात सुनना चाहते हैं, हम किसी पे थोपना नहीं चाहते, हम राजनीति करना चाहते हैं जो प्रोग्रेसिव है, जो सबको साथ लेकर चलती है, धर्म जाति के बंटवारे में हम अपना राजनीतिक लाभ ले लें, इस प्रकार की बातों कभी उन्होंने कही नहीं, ना कांग्रेस पार्टी ने कही। जो सत्ताधारी दल है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें, पब्लिक से जो उनके जो ज्वलंत इश्यूज़ हैं उस पर उनको एड्रेस करें। ये कौन करेगा जब विपक्ष मजबूत नहीं होगा? और विपक्ष मतलब जब कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, और कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस ही मैं मानता हूं जो नेशनल लेवल पर भाजपा को चुनौती देकर पराजित कर सकती है। बाकी क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है, उनको सब साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस ही वो एक पार्टी है और एक सोच है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है एट नेशनल लेवल। तो ये बात तो हकीकत है। आपने जो कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को नेशनल लेवल पर चैलेंज कर सकती है, लेकिन बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता भेजा गया था पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आई। बीते दिनों में थर्ड फ्रंट को लेकर भी इस देश में बहुत बात हुई है, आपको उस पर आप क्या कहेंगे, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर? इस देश में दर्जनों पार्टियां हैं और हर पार्टी की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं और कुछ उनके समीकरण होते हैं। मैं समझता हूँ हमें तय करना पड़ेगा, हमारे को अपने सीमित दायरे में रहकर किसको चुनौती देकर पटकना है या हमको नेशनल लेवल पर किस प्रकार की व्यवस्था बनानी है। अगर एनडीए को हराना, मत भूलिए 2019 में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो मात्र 1/3 वोट पड़ा था एनडीए को,
2/3 वोट उसके खिलाफ पड़ा था। लेकिन विपक्ष अगर खंडित रहेगा तो वो 2/3 वोट बिखर जाएगा और 1/3 वाली जो गठबंधन है वो जीत जाएगी। लेकिन 24 में जो होगा, मैं समझता हूँ आप सही कह रही हैं। अब फ्रंट कौन सा बनेगा, फेडरल फ्रंट, थर्ड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, वो अब बात की बात है। लेकिन सब लोगों को सोचना पड़ेगा हमारे को इमीडिएटली क्या हासिल करना है। हमें अपनी ईगोस में रहना है, हमें अपने इमीडिएट फ़ायदे को देखना है, या हमको लॉन्ग टर्म देश के बारे में सोचना है। और मैंने कांग्रेस के बारे में इसलिए कहा कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो मेघालय, त्रिपुरा से लेके केरला तक और कश्मीर से लेके गुजरात तक हर जगह है, और उस सोच के साथ एक देश का संबंध है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टेट लीडर्स हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो सरकार में भी हैं, उनके अपना जनाधार है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन उन सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए एज ए नेशन क्या प्रायोरिटी है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा था अगर कांग्रेस मजबूत होती है, वो एक पिवट बनती है, एक पोल बनती है, उसके आसपास बाकी लोग जुड़ेंगे तो बहुत मजबूत गठबंधन बनेगा। और मैं समझता हूँ यूपीए प्लस प्लस, अब आप एनडीए देखिए, कितने दल एनडीए को बीजेपी को छोड़ गए, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, ये सब क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इनका काम करने का तरीका जो है वो बड़ा अथॉरिटेरियन हो गया है। और कांग्रेस के पास जो दल थे उनमें हम सब वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि और लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए बेसिकली ये जो गठबंधन बनना चाहिए 2024 के लिए, उसकी शुरुआत हो रही है। सबसे बात करेंगे और सबको साथ लेकर हम आगे चलेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था यूपीए क्या है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कई नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं। क्या हमने कमलनाथ जी का भी स्टेटमेंट देखा था। ममता दी बहुत पुरानी कांग्रेस की एक मेंबर रह चुकी हैं और यूपीए से 2012 में अलग हो गई थी, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने बीजेपी को वहाँ पे हराया बंगाल में, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा आप नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे ममता जी हों, चाहे हम लोग हों, सबको सोचना पड़ेगा कि देश के लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपस में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। थोड़ा गिव एंड टेक हर जगह होता है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि पिछली बार बंगाल में हम लड़े, हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लड़े थे, हम ममता जी की पार्टी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा इसको कोई कह नहीं सकता। मैं फिर इस बात पे कह रहा हूँ कि देश में अगर आज हर वर्ग चिंतित परेशान है, नौजवान, किसान, छोटा दुकानदार, उद्योगपति, सब लोग समझते हैं कि इस प्रकार का वातावरण ठीक नहीं है, तो उसको बदलने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, सोच को साझा करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी पार्टी के परिवार मुक्त हो पाई है? आपकी पार्टी ने इलेक्शंस कराए, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया, तो इस पर ओपोनेंट्स ने कहा कि वो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट हैं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी? अच्छा मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं, आप भी चर्चा करती हो, पूरा देश चर्चा करता है। ओपन इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, 2 लोग खड़े हुए, उनमें से एक जीत गया। जो बीजेपी है उसमें कब चुनाव होता है और कौन मतदाता है, कौन कैंडिडेट है, कितने लोग खड़े होते हैं, कौन नामांकन करता है, किसी को पता है? आज तक पता ही नहीं है। उस पर चर्चा कोई करता नहीं है कि वो कैसे बन गए। हमारी पार्टी में ओपन इलेक्शन हो रहा है, डब्बे में वोट पड़ रही है, हम सब वोट डाल के आए हैं, हमने चुन लिया। अब हमने चुन भी लिया, उसमें भी आप कमियां निकाल रहे हो कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। वो व्यक्ति जो इतने बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनको पार्टी ने ओपन इलेक्शन, हर राज्य में डब्बे पड़े थे, हमने वोट डाली हर बार, हमने इलेक्शन प्रोसेस किया जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। बाकी कौन सा ऐसा दल है जहाँ चुनाव हो रहा है, मुझे बताइए। चुनाव छोड़ दीजिए, मैं तो डंडा जी अध्यक्ष बने, चलो, वो कौन सी कमेटी है, कौन से मतदाता है, कौन सा नामांकन पत्र उन्होंने भरा है कि मुझे अध्यक्ष बनना है पार्टी का, कौन चला रहा है उसको? कार्यकर्ता वोट डालते हैं, एमपी वोट डालते हैं, पता ही किसी को नहीं है। तो कांग्रेस में चुनाव होता है तो आप कहते हैं उसमें ये कमी है, वो कमी है, और बाकी दोनों से कोई सवाल ही नहीं पूछता है। तो खड़गे साहब अध्यक्ष एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं और चुनाव हुआ, 2 लोग लड़े, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़े नहीं, ये दोनों चुनाव लड़े, एक जीत गए खड़गे साहब, थरूर साहब हार गए। ठीक है, पार्टी मिलकर अब काम कर रही है। एज अ यंग टक आपको क्या लगता है, राहुल प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को जो एज अ यंग लीडर, मैं आपका ओपिनियन चाह रही हूँ। राजनीति में क्या यंग ओल्ड की बात नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को जो जनमानस की भावना को समझना चाहिए, कैंपेन कौन करता है, वोट किसके नाम पे पड़ रहे हैं, कौन पब्लिक को प्रभावित कर सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन संगठन चलाना, लीडरशिप देना, पूरी इतनी बड़ी पार्टी को एक धरा पर उतारना, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। तो उसमें सोनिया जी ने लंबे समय तक काम किया, आज खड़गे जी हैं, तो पूरी पार्टी उनके साथ लगी है, उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको पूरा जो एज ए प्रेसिडेंट जो उनका एक दायित्व है वो निभा रहे हैं और इतना ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी पार्टी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल था? एज अ यंग टर्क आपको क्या लगता है, राहुल जी और प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए?
राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, उनका रोल पहले ऐसा रहेगा और है भी। प्रियंका जी ने जो कैंपेन किया हिमाचल में, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण था, उनकी भूमिका थी, तभी तो हम वहाँ सरकार बना पाए हैं। तो सब अपने अपने दायरे में काम करते हैं और मुझे लगता है पूरी शिद्दत और ताकत से दोनों राहुल जी और प्रियंका जी काम करते रहेंगे। सचिन पायलट से मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है जो दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, आपने अभी सोनिया जी का भी जिक्र किया। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इन तीनों की लीडरशिप में क्या अंतर है, थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। देखिए, सोनिया जी एक अध्यक्ष रहीं लगभग 19-20 साल, तो उनका एक अलग दौर था, उस टाइम अलग चुनौतियाँ थीं। और जब राहुल जी अध्यक्ष बने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और मतलब जब उन्होंने ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं कि एक प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा दे जब चुनाव पार्टी हार जाती है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल स्थापित किया। उसके बाद भी वो अध्यक्ष, कई लोगों ने कहा आप दोबारा बन जाओ, वो नहीं बने। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी मन में रहती है, उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन सबका अलग अलग काम करने का तरीका है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंट जनरेशन्स हैं। उनका सोनिया जी कंसेंसस बिल्डर थी, सबसे अलग बात करती थी। राहुल जी बड़े बेबाकी से बात करते हैं, वो हाँ ना में विश्वास रखते हैं, तो उसकी अलग एडवांटेजेस हैं, उसका अलग काम करने का तरीका था सोनिया जी का। और प्रियंका जी कभी अध्यक्ष रही नहीं है, वो सिर्फ महासचिव थी, तो बेसिक इंचार्ज थी। तो राहुल जी और प्रियंका जी, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं एक्चुअली एक ऐसे लीडर से समझना चाह रही हूँ जो काफ़ी क्लोज माना जाता है इस यंग लीडरशिप के, इन कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। दोनों के लीडरशिप स्किल्स को अगर मैं कहूँ, सचिन पायलट जी, आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से या स्किल सेट के माध्यम से आप किसी भी को, किन्हीं भी दो व्यक्तियों को कंपेयर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन हर एक की अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एबिलिटीज़ हैं, और उन दोनों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। दोनों में से सचिन पायलट किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जनता तय करती है। और आप देख लीजिएगा, गांधी परिवार ने पिछले 30 सालों में कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति ना तो मंत्री बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना प्रधानमंत्री बना। तो पद की लालसा किसी को है नहीं। देश कैसे बेहतर हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और भाजपा जैसे दलों को हम पॉलिटिकली कैसे डिफीट कर सकें, ये सबका ध्येय है हम सब लोग। चलिए, सपना देखना सबका अधिकार है। अदिति त्यागी भी देख सकती है और सचिन पायलट भी देख सकते हैं, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो जमहूरियत में क्या सचिन पायलट कभी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? ऐसा है, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, और मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे 20-22 साल हो गए राजनीति में काम करते हुए, लेकिन मैं लोगों का विश्वास जीत सकूं, उनके दिल दिमाग में कोई एक छाप अच्छी छोड़ सकूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। बाकी किस पद पोस्ट पे हम लोग रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीति में हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो जिस उद्देश्य से आप राजनीति में आए हो उसको हम भूल जाएं। इसलिए पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सेंटिमेंट, उनके लिए काम करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। एक सवाल तो मेरा ये, मेरा एक सवाल तो आपसे ये है, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ। ये सवाल मैं अपने कॉलीग्स के साथ भी डिस्कस कर रही थी। जैसे हमें छुट्टी लेनी होती है तो हम अपने एडिटर इन चीफ से कहते हैं कि जी हमें जाना है। जब सचिन पायलट को छुट्टी लेनी होती है या आज मन नहीं है काम करने का, उन्हें किसे बताना होता है? बताना नहीं होता, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, मेरे मतदाता हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनके साथ सीधा संवाद रहता है, और ऐसा कोई ऑफिशियल, ऐसे जब मैं सरकार में हम काम करते थे, जब केंद्र सरकार में, तो ऑफकोर्स उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो अलग एक औपचारिक था। आज मैं किसी औपचारिक पद पर नहीं हूँ, मैं एक विधायक हूँ, लेकिन पब्लिक माई बाप होती है भाई, जो करना है नहीं करना उनसे पूछ के करना पड़ता है। जो करना है नहीं करना है, आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है कि भाई आज मैं आऊँगा नहीं। जनता के लिए तो आप काम करते ही हैं, रैलीज भी आप लगातार कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको ये गलतफहमी है कि जो राजनीति अच्छी तरह करते हैं वो 24 घंटे करते हैं, दिन और रात, होली दिवाली। बल्कि जब त्यौहार होते हैं या उत्सव होता है तो ज़्यादा राजनीति होती है, ज़्यादा मुलाकात लोगों से होती है। तो ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है आप शहर के बाहर चले जाइए, लेकिन फ़ोन और दिमाग तो काम करते रहते हैं 24 घंटे में। फैंटास्टिक। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 2004 में आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, राहुल गांधी, बहुत बातें होती थी, यंग टर्क्स, वो जो एक स्पेशल रिलेशनशिप आपकी थी राहुल जी के साथ स्पेशली, क्या वो रिलेशनशिप आज 2023 में किस तरह से इवॉल्व हुई है, मैं ये कहूँगी? देखो, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। 2004 में क्या स्थितियाँ थीं, 2023 में क्या है, 20 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखना चाहिए। विचारधारा अलग हों, कोई बात नहीं, बाकी अलग अलग दल हैं, कोई बसपा में है, कोई सपा में है, कोई जनता दल में, कोई डीएमके, टीएमसी, बीजेपी, अलग लोग हैं। लेकिन हम सब पॉलिटिकल संवाद करते रहें, टकराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके मतभेद भी हैं तो मनभेद नहीं होना चाहिए। आप विरोध करें,
मुद्दों पर करें, सिद्धांतों पर करें, नीतियों पर करें, पॉलिसीज़ पर करें। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर या पार्टीज़ के अंदर आपस में इस प्रकार की नफ़रत पैदा हो जाएगी, वो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप मैदान में आइए, कबड्डी खेलिए, कुश्ती खेलिए, हराइए, जिताइए, एक बात है, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन करना या अपशब्द बोलना या इस जो, क्योंकि आजकल मीडिया में सब, सोशल मीडिया सब लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है एक व्यवहार और बर्ताव हमेशा कायम रहना चाहिए। हम सब लोग अलग अलग दलों में काम करते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत, कुछ कन्विक्शंस, प्रिंसिपल्स हैं, उस पर कभी समझौता हमने किया नहीं है। राहुल गांधी इन 2004 एंड राहुल गांधी इन 2023 कितने अलग हैं? अब मैंने कहा ना भाई, अनुभव होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, उतार चढ़ाव राजनीति में आता है, लेकिन जो व्यक्ति का जो बेसिक कैरेक्टर है वो बदलता नहीं है। आदमी इंसान वैसे ही रहता है। सवाल ये है कि आप इतने जैसे मैंने बार बार इस बात को कहा कि आप जवानों और किसानों के नेता हैं, लेकिन आपको लेके एक परसेप्शन ये बन रहा है, जिस तरह से आपने रैलियां, लोगों के बीच जाना, अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि मेरी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए है, फेयर इनफ, लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि आप ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर कर रहे हैं अपनी ही पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप टाइमलाइन देखिए, आज से 10 महीने के बाद चुनाव है दोबारा, और पिछले 30 सालों में कभी भी कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। हर 5 साल बाद भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा राजस्थान के अंदर। तो हम समझते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि 23 में दोबारा हम सरकार बना सकें, और सबका ऑब्जेक्टिव यही है। सरकार कांग्रेस की रिपीट हुई है पहले। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री असम के थे, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने 15 साल तक। शीला जी दिल्ली में थी, 3 बार लगातार बैक टू बैक चुनाव जीती थी। हुड्डा जी 2 बार हरियाणा में जीते हैं। रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश में 2 बार लगातार जीते थे। तो ऐसा नहीं कांग्रेस से हम रिपीट नहीं होते हैं। राजस्थान में ऐसी कुछ ऐसा इशू है कि हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगा कि हम समय रहते प्रचार करें, लोगों को जोड़ें, और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं 2 महीने का। तो कांग्रेस का जो बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल जो फंक्शन है, जो कार्यक्रम है, उसको हम गति देना चाहते हैं। और किसानों को, नौजवानों को अगर हम पार्टी से जोड़ेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। तो मेरी कोशिश है कि, और हर नेता राजस्थान में क्या पूरे देश में, जिसका जितना कार्यक्षेत्र है, क्षमता है, काबिलियत है, उसके आधार पर मीटिंग, सभाएं, नुक्कड़ सभा, रैली, फंक्शन आदि करते रहते, ताकि पार्टी एक मूवमेंट में रहे। और इलेक्शन ईयर में अगर हम घर बैठ जाएंगे ये सोच के कि भाई देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वर्कर्स की, लोगों की जिनकी हमसे उम्मीद है, उनको हम खाली कैसे छोड़ सकते हैं। और हम सबका ऑब्जेक्टिव है कि सरकार दोबारा रिपीट हो, कांग्रेस सरकार दोबारा बने। इसलिए मैं किसानों की बात करता हूँ। और दूसरी बात आपने कहा, मैंने हर किसान सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया है कि 3 काले कानून विड्रॉ करने के बाद बीजेपी सरकार ने कहा था कि MSP पर वो एक कानून बनाएंगे, खरीद पर। आज तक वो किया नहीं है। तो किसान के खाद, बीज, बिजली, पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सबके दाम बढ़ रहे हैं, और उसकी जो खरीद होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर रखी है। बोनस देना बंद कर दिया है, ना गेहूं पे, ना ज्वार पे, ना बाजरे पे, ना सरसों पे। तो हम चाहते हैं MSP पे कानून बने। इसलिए किसानों को हम एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, ताकि दबाव बनाए केंद्र सरकार के ऊपर कि किसान हित में कुछ नहीं तो एक काम तो कर दो, आप MSP पे कानून बना दो। इस मुहिम को लेकर हम चले हुए हैं। क्या आपके नाम में ही पायलट है? आप कांग्रेस पार्टी का जहाज़ उड़ाने के लिए तैयार हैं? मैं पिछले 20 सालों से, जब मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में, जयपुर में, संसद में, विधानसभा में, पार्टी में, सरकार में, पूरी मेहनत के साथ मैंने उसको किया है। देश का कोई कोना हो जहाँ मुझे पार्टी ने भेजा है, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, अगरतला हो, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, पंजाब, जहाँ मुझे भेजा है, मैंने पार्टी के लिए मजबूती से काम किया है और भाजपा को चुनौती दी, हर जगह जाके हराया भी हमने। तो जब जिस व्यक्ति की जहाँ उपयोगिता होती है उसको पार्टी डिसाइड करती है, और जो भी पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा उस काम को हम करेंगे। नहीं, लेकिन आपको लेके ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की जरूरत नहीं है। नहीं, भाजपा है विपक्ष, लेकिन वो कहते हैं आप जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं। मैं तो इश्यूज रेज करता हूं क्योंकि हम चाहते हैं सरकार दोबारा रिपीट हो। भाई, हम लोगों के जो इश्यूज हैं, हम अगर उन पे खरे नहीं उतरेंगे तो हम कैसे, फिर वही होगा, 3 में हारे, 13 में हारे, फिर 23 में थोड़ा ना आना है। हमको जीतना है इस बार, हम लोगों को सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। राजस्थान के CM से बात कर रही हूँ, भावी। आप एक कार्यकर्ता से काम कर रही हैं, और मैं भविष्य में क्या होगा ना तो आप जानती हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हम लोग पब्लिक के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, नौजवानों किसानों के लिए पहले भी संघर्ष करते रहे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सचिन पायलट फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस। आई विश यू लक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो।